हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नीति आयोग। आप जैसा कि आप जानते हैं कि 1950 में प्लानिंग कमीशन की स्थापना किया गया था। ठीक है, अब प्लानिंग कमीशन को समाप्त मैंने योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आपको मालूम होगा 2014 में बनी थी, तो उन्होंने क्या किया, प्लानिंग कमीशन को समाप्त कर दिया। ठीक है, प्लानिंग कमीशन लगभग हिंदुस्तान में 65 साल चला। ठीक है, अब नीति आयोग, नीति तो आप जानते हैं, लेकिन एक्चुअली में नीति वर्ड जो है अंग्रेजी के एक एक वर्ड से लिया गया है। जैसे नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति मतलब जैसे समझते हैं कि नीति मतलब क्या होता है, गाइडेंस या मोरल प्रिंसिपल्स, वो उस अर्थ में नहीं है। ये जो है वो एब्रिविएटेड फॉर्म है, संक्षिप्त रूप है, और उसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, भारत के पूर्ण बदलाव के लिए राष्ट्रीय संस्था, हिंदी में ऐसा बोलेंगे। ठीक है, उसका एक एक वर्ड लिया गया है, NITI, और आयोग मतलब आप जानते हैं कमीशन होता है अंग्रेजी में। अब दोस्तों, ऐसा करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्वेश्चन उठेगा। आपको मैं इसके पहले आपको 2 चीज़ बता देना चाहता हूं। पहला, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये सब चीज़ आपको कोई बताएगा नहीं और ना किताब में उसका होगा। और दूसरा होता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संवैधानिक संस्था और स्टैट्यूटरी मतलब वैधानिक संस्था। अब दोनों में अंतर क्या है? अंतर यह है कि जो बातें संविधान में लिखी गई हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग, इसका उल्लेख कहाँ पर है? संविधान में। तो वो भारत निर्वाचन आयोग क्या है? संवैधानिक संस्था है। इसी तरह से आप देखेंगे, जैसे मैंने आपको CAG के बारे में बताया था, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो वो क्या है? भारत के संविधान में लिखा हुआ है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, और उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को हटाने का या नियुक्त करने का सारा चीज लिखा हुआ है संविधान में। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या है? वैधानिक संस्था। इसका मतलब क्या होता है कि दोज लॉज या बॉडीज विच हैव बीन क्रिएटेड बाय द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के द्वारा, संसद के द्वारा कानून बना करके जो संस्था बनाई गई है उसको क्या बोलेंगे? स्टैट्यूटरी बॉडीज। जैसे विजिलेंस कमीशन, ठीक है, जिसको बोलते हैं सतर्कता आयोग, ये बड़े बड़े मामलों में भ्रष्टाचार को जांच करने के लिए बनी हुई है। ठीक है, तो ये क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब ये मैंने क्यों बताया? नीति आयोग जो है या उसके पहले जो प्लानिंग कमीशन था वो क्या था? दोनों में से कुछ भी नहीं था। उन्हें कैबिनेट ने 1950 में प्लानिंग कमीशन मैंने योजना आयोग बनाया। कैबिनेट ने इसका रूपरेखा तैयार किया बहुत सारे कमिटीज के रिकमेंडेशन के आधार पर कि देश जब आज़ाद हुआ है तो उसके लिए योजना बनाना जरूरी है, आर्थिक व्यवस्था को रेगुलेट करना जरूरी है, ताकि आर्थिक स्थिति कहीं इधर से उधर न चला जाए। नव उपनिवेशवाद जो हमारे सरहद पर दस्तक दे रही थी वो न घुस जाए, क्योंकि हमने बड़ी मुश्किल से अपनी आज़ादी हासिल किया था 200 वर्षों की गुलामी के बाद में, और उसके पहले हम 600-700 वर्षों तक मुसलमानों के आतंक के शिकार रहे थे, गुलामी के शिकार रहे थे। तो कुल मिलाकर के 700-800 वर्षों तक हिंदुस्तान क्या रहा था? गुलाम रहा था। हालांकि अंग्रेजों के द्वारा शासन और मुसलमानों के द्वारा शासन में सिर्फ एक भिन्नता है, और वो भिन्नता क्या है कि अंग्रेज यहाँ से सामान लूट करके ले गए इंग्लैंड, और मुसलमान शासक जो सामान लूटे तो वो हिंदुस्तान में ही रखे, वो सेंट्रल एशिया नहीं गए, लेकिन लूटा दोनों ने। तो दोस्तों,
अब ये प्लानिंग कमीशन योजना आयोग का गठन क्यों किया गया? ताकि देश की अर्थव्यवस्था को नियोजित किया जा सके और नियमन किया जा सके, उसको रेगुलेट किया जा सके। ठीक है, जैसे कि भारत सरकार ने उस समय में क्या कहा था कि हम एक सोशलिस्ट, जो मैंने इस पूर्व के वीडियो में आपको बताया था कि समाजवादी व्यवस्था कायम करेंगे, जो आपके 1956 के इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन में लिखा हुआ था कि सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी का हम गठन करेंगे। ये तो बात की बात है, लेकिन अगर आप पॉलिसी रिजोल्यूशन जो जवाहरलाल नेहरू ने प्रियम्बुल से पहले जो प्रस्तावना, भारत के संविधान का जो प्रस्तावना है, उसके पहले जो पॉलिसी रिजोल्यूशन जो पेश किया था 9 दिसंबर, शायद दिसंबर के महीने में 1946 में, तो उन्होंने पूरा हिंदुस्तान के आने वाले दिनों का रूपरेखा पूरी तरह से तय कर दिया था। और अगर आप पॉलिसी रिजोल्यूशन जो जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था 1946 में और जो आप भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना देखेंगे, दोनों एक जैसा ही है, 99%, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो जबकि देश अभी विभाजन नहीं हुआ है, पाकिस्तान नहीं बना है, पाकिस्तान बना 14 अगस्त 1947 को, याद रखिएगा। तो भारत सरकार ने अपनी मंशा जाहिर कर दिया था कि हमें किस रास्ते पर चलना है, मतलब हमें धर्मनिरपेक्षता के आधार पर चलना है, हमारा जो व्यवस्था होगा वो समाजवादी व्यवस्था होगा, ऊंचे और नीचे के बीच में जो खाई है उसको पाटना हमारा काम है, हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देंगे, हम जो गरीबी के शिकंजे में कसे हुए हैं उसको दूर करने का प्रयास करेंगे, कम से कम जो है ना लोगों को रोजी रोटी मुहैया कराने का कोशिश करेंगे। तो प्लानिंग कमीशन जो योजना आयोग के द्वारा जो आपने देखा होगा 1951 से चालू हुआ। ठीक है, अब इसका जो मूल जो तत्व था, जो उद्देश्य था, वो क्या था कि समाज के विभिन्न वर्गों के बीच में जो बहुत ज्यादा जो असमानता है उसको दूर करने का प्रयास सभी योजना में आप देखेंगे। हालांकि उसमें हम अभी तक सफल नहीं हुए हैं, लेकिन कोशिश यही रही। ठीक है, तो अब दोस्तों ये जो 1950 का जो प्लानिंग कमीशन था, या योजना आयोग हिंदी में कहेंगे, या अभी जो नीति आयोग आप जो भारतीय जनता पार्टी ने 1 जनवरी 2015 को जो शुरू किया और योजना आयोग को खत्म कर दिया, तो ये कौन सा बॉडी था? ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी था। क्यों है? वाई? गैर वैधानिक संस्था इसको बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नीति आयोग देखेंगे या आप प्लानिंग कमीशन को देख रहे थे पहले, ये कोई पार्लियामेंट से पास नहीं हुआ था और न संविधान में इसका कोई उल्लेख है। समझ रहे हैं आप? नाउ इट इज क्लियर। इसके पहले आप लोग जानते थे ये वर्ड? कितने लोग जानते थे? हाथ उठाएं। आप जानते थे? अब दोस्तों सबसे पहला प्रश्न यह आएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने योजना आयोग को क्यों समाप्त किया और नीति आयोग क्यों बना दिया? तो इसके लिए अरुण जेटली ने, जो उस समय फिनांस मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या कहा? आपने इस किताब में भी आपने लक्ष्मीकांत की किताब में आपने पढ़ा होगा। उसने कहा कि जो प्लानिंग कमीशन जो था, योजना आयोग, वो अब वो बेकार हो गया है, रिडंडेंट हो गया है। क्यों? कि वो जब बनाया गया था तब हमारे देश में कमांड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, जो मैंने आपको अभी बताया, उसकी शुरुआत की गई थी। माने पूरी तरह से केंद्रीकृत आर्थिक व्यवस्था देश में लाई गई थी। अब चूंकि आपने देखा होगा 1991 में जो मैंने उदारीकरण की बात आपको बताया, देखिए मैं सब चीज़ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर आप एक लेक्चर को नहीं समझेंगे, आपको दूसरा समझ में ही नहीं आएगा, या आपका जो दिमाग है वो धुंध रहेगा, आप ब्रिलियंट नहीं हो सकते कभी भी। तो आप, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप पहले के वीडियो को देखिए। अब उन्होंने क्या कहा कि अब जो 1991 का जो नया परिदृश्य है, जिसमें कि एलपीजी जिसको बोलते हैं, एलपीजी मतलब क्या होता है? आप बताओ एलपीजी मतलब क्या होता है? एलपीजी मैंने गैस नहीं, दूसरे अर्थ में बोल रहा हूं। व्हाट इज दिस एलपीजी? शॉर्ट फॉर्म है। एल मतलब लिबरलाइजेशन, जिसको उदारीकरण कहते हैं हिंदी में,
पी मतलब प्राइवेटाइजेशन, हिंदी में क्या बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन को? निजीकरण। और जी मतलब ग्लोबलाइजेशन, मतलब वैश्वीकरण। ये ठीक है। अब जब ये जमाना आ गया तो प्लानिंग कमीशन की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब उन्होंने जो ये इसका कारण बताया, और दूसरा कारण बताया कि प्लानिंग कमीशन जो है ना पूरी तरह से टॉप हैवी हो गया था। टॉप हैवी मतलब वो सुपर कैबिनेट की भूमिका में आ गया था। वो पैसे जो है वो राज्य सरकारों को आवंटित करता था, केंद्र सरकार को आवंटित करता था, पॉलिसी को इंप्लीमेंट क्रियान्वयन करने का काम करता था, प्लानिंग सेट करता था स्टेट के लिए और केंद्र सरकार के लिए। तो इसके 3 काम थे, ठीक है। अब दोस्तों आपने अभी मैंने इसके पूर्व के वीडियो में बताया था कि किस तरह से हमारा जो पब्लिक सेक्टर है वो 1991 के पहले किस प्रकार से माउंटिंग लॉसेस, इसके पूर्व के वीडियो में मैंने बताया था कि किस प्रकार से लगातार जो है ना घाटे के में चल रहे थे, और जिसके कारण से चंद्रशेखर सरकार को 1991 में क्या करना पड़ा था? सोना को बैंक ऑफ इंग्लैंड में गिरवी रखना पड़ा था, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या हमारे यहाँ। बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में भी मैं आपको लेक्चर दूंगा, लेकिन अभी नहीं दूंगा, अब दूंगा 11 अप्रैल के बाद। अभी मेरा फोकस पूरी तरह से प्रीलिम्स पास कराने का है, ठीक है। और मैं देख रहा हूं कि मात्र 3 क्वेश्चन पूछे हैं इकोनॉमिक्स में, तो माय फोकस इज शिफ्टेड टू ज्योग्राफी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, ये सब पर रहेगा। तो आप उसको बुरा मत मानिएगा क्योंकि समय बहुत कम है, ठीक है। तो हम उसी चीज़ को अभी लेंगे जिसमें कि अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, एक पेपर मैं जरूर लूँगा एक बार क्लास, जिसमें कि इकोनॉमिक्स के जो इंडिकेटर्स हैं, जैसे कि जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या एनएनपी है, या पर कैपिटा है, या बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सारे चीज़ के बारे में हम जरूर बताएंगे एक दिन किसी दिन, ताकि आपके दिमाग में हमेशा रहे। अब दोस्तों, तो प्लानिंग कमीशन का क्या काम था कि केंद्र के लिए, राज्य के लिए योजना बनाना, केंद्र को और राज्य को पैसे देना, उनका पैसे का आवंटन करना, ठीक है। इसके अलावा जो योजना बनता था उसका क्रियान्वयन करने का भी जिम्मेवारी योजना आयोग के पास में था। और इसके अलावा योजना बनाने में राज्यों की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती थी, ठीक है। तो इसीलिए वो एक केंद्रीकृत व्यवस्था था। अब जो तत्कालीन फिनांस मिनिस्टर अरुण जेटली ने जो कहा कि अब जो ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, जो वैश्वीकरण का ज़माना है, जब हम उदारीकरण के दौर में चले गए हैं, निजीकरण का चलन बढ़ गया है, जहां पर कि प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज़्यादा महत्व दे दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में प्लानिंग कमीशन की कोई उपयोगिता नहीं है। अब ऐसा हमारे देश में संस्था होना चाहिए जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात कर रहा हो। व्हाट डज दिस मीन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? कोऑपरेटिव माने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म तो आप जानते ही हैं, संघात्मक व्यवस्था। ये ऐसा व्यवस्था जिसमें कि संघ और राज्य दोनों एक दूसरे से मिलकर के परस्पर सहयोग के आधार पर काम करे। दिस इज कॉल्ड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। हिंदी में आप देख लीजिएगा इसका क्या पूरा अनुवाद होता है, ठीक है। ऐसी व्यवस्था जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें मिलजुल करके काम करे और दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण हो। जिस तरह से योजना आयोग के समय में क्या था कि राज्य की भूमिका बहुत ज्यादा कम थी, मिनिमम थी। पूंजीपतियों की भूमिका, प्राइवेट सेक्टर की भूमिका बहुत कम थी प्लानिंग बनाने में। अब क्या हुआ कि नीति आयोग कहता है कि हम ऐसा व्यवस्था लाएंगे जहां पर कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा मिलेगा। अब मैंने उसको व्याख्या कर दिया कि राज्यों की भी उतनी ही भूमिका होगी जितना कि केंद्र की भूमिका होगी, प्राइवेट सेक्टर की भी उतनी ही भूमिका होगी जितना पब्लिक सेक्टर की होगी, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट क्या है?
दूसरा पॉइंट है कि उन्होंने विभिन्न प्रकार के इंडिकेटर्स बनाए। अभी आपने देखा होगा, पेपर्स में भी छपते रहते हैं कि कौन राज्य जो है किस मामले में आगे है। ठीक है, पहले भी छपता था, लेकिन अब इस पर जोर शोर से पूरा फोकस दिया जा रहा है। और इसका जो मूल मकसद है वो क्या है? हेल्दी कंपटीशन को, टू प्रमोट हेल्दी कंपटीशन अमॉन्ग स्टेट्स। दूसरा पॉइंट क्या है? राज्यों के बीच में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना, यह उसका उद्देश्य है। तीसरा फैक्टर क्या है? नीति आयोग कहता है कि हम जो है प्रोवाइडर नहीं हैं। जैसा कि आपको अभी हमने योजना आयोग के बारे में बताया कि योजना आयोग क्या करता? पैसे आवंटन करता था। नीति आयोग कोई पैसा आवंटन नहीं करता है। ठीक है, वो कहता है कि हम प्रोवाइडर नहीं हैं, हम आपको मदद करने वाला नहीं है, आपको दान देने वाला नहीं है, सहायता करने वाले नहीं हैं। हम क्या हैं? हम चाहते हैं क्या? इनेबलर हों, मतलब आप खुद जो है ना सक्षम हो। मतलब पहला तीसरा पॉइंट क्या है? टू मेक इकोनॉमी, सक्षम अर्थव्यवस्था बनाने का इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो ये प्रोविजन पर बात नहीं करता है, क्योंकि इसके पास में जो अभी आपको बताएंगे, इसके पास में कोई फिनेंशियल जो है ना असिस्टेंस या जिस तरह से योजना आयोग करता था वो नहीं है। तो ये इसके बहुत बड़ा खामी भी है। लेकिन ये कहता है कि हम इनेबलर हैं, हम आपको सक्षम बनाने के लिए हैं, हम आपको प्रोवाइडर नहीं हैं। ठीक है, नॉट प्रोवाइडर। आप लोग समझ रहे हो कि नहीं? नहीं समझ रहे हो तो तुरंत टोको मेरे को, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि अभी आप लोगों का क्या लेवल है। कल मैं आपको टेस्ट लूंगा 100 क्वेश्चन का, यहीं पर क्वेश्चन टेस्ट लूंगा, और जो ऑनलाइन में जो स्टूडेंट हैं उनको मैं ग्रुप में डालूंगा। टाइम भी सीमा 125 क्वेश्चन रहेगा, याद रखिएगा, जिसमें सारे टॉपिक से रिलेटेड हम क्वेश्चन पूछें। वो टीचर हमारे जो भी पूछेंगे वो तो अपनी जगह पूछेंगे, हम उनके कामों में हस्तक्षेप नहीं करते। ठीक है, लेकिन हमारा जो स्टाइल है, उस स्टाइल के हिसाब से कल हम 125 या 127-30 क्वेश्चन पूछेंगे, जिसमें कि सारे सब्जेक्ट जो आपके प्रीलिम से रिलेटेड हैं, ताकि मैं जांच करना चाहता हूं कि आपका लेवल क्या है। उसी हिसाब से फिर मैं और अपने गियर को और आगे बढ़ाऊंगा। फास्ट काम करना होगा। जो लोग स्टूडेंट मान लो मुझे लगेगा कि पीटी के लिए कॉम्पिटेंट हैं, जो 11 अप्रैल को हो जाएंगे या इनमें क्षमता है, तो उनका मैं एक्स्ट्रा अलग से क्लास लूंगा, ये भी मैं बता देता हूं। दोस्तों अब एक और दूसरा काम क्या है? 3 तो हमने बता दिया, चौथा टू अटेन फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना, और किसानों को उनका जो रिम्यूनरेशन है, जो उनके जो लागत लगे हैं, जो उनको फसल से जो प्राप्त आमदनी है, उनको उन तक पहुंचाना, मतलब लाभ का सौदा बनाना, जो है जैसे बीजेपी गवर्नमेंट कहती है ना कि जो कृषि है उसको हम फायदे का व्यवसाय बनाना चाहते हैं, घाटे का व्यवसाय नहीं बनाना चाहते हैं। और इसीलिए सरकार ने क्या कहा है कि 2022 तक हम किसानों की आमदनी को दोगुना कर देंगे। अब हालांकि कोरोना के हाल के कारण से हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, लेकिन सरकार ने 2022 तक का लक्ष्य रखा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो चौथा पॉइंट क्या है कि खाद्य सुरक्षा की व्यवस्था करना, और साथ साथ किसानों को उनको फसल का उचित दाम दिलाना, ये सही हिंदी होगा। ठीक है, 5वां पॉइंट क्या है? 5वां पॉइंट है नीति आयोग का, कि देश की जिस तरह से अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, हमारा देश बहुत बड़ा देश है, और आप जानते हैं कि हमारा देश विश्व का 5वां सबसे बड़ा इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है। और मैंने पीपीपी मॉडल में आपको बताया था, परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से, तो क्या बताया था कि हमारा देश 3रे नंबर का अर्थव्यवस्था है, और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉमिनल जीडीपी के अनुपात में पीपीपी जो है वो ज़्यादा असरकारक
इंडिकेटर है, ठीक है। अब उस रुपये का क्या वैल्यू, मान लीजिए हमारे देश में 5 रुपया में 1 किलो आलू मिलता है, और वही अगर $1 में या $5 में अमेरिका में 1 किलो आलू मिले, तो कहने के लिए तो 70 रुपया या 75 रुपये का डिफरेंस है, लेकिन हमारा रुपया और उसका डॉलर क्या है, बात बराबर है। बात समझ में आ रही है कि ना आपको? ये एक्सचेंज के हिसाब से अगर देखेंगे तो 75-76 रुपया देंगे तब जाकर के आपको $1 मिलेगा। लेकिन अगर परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखेंगे तो मान लीजिए यहां पर अगर 1 किलो आलू का दाम 5 रुपया है और अमेरिका में $1 का दाम है, माने $1 में एक किलो आलू मिलता है, तो आप बताइए कि रुपया का क्या मान हुआ है? बस माने नहीं, $1 बराबर 5 रुपया हो गया। $1 बराबर क्या हुआ? 5 रुपया हुआ। लेकिन अभी क्या हो रहा है? $1 बराबर 75 रुपया। तो वो इंडिकेटर है क्या? अभी अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं तो हमको दिमाग खराब होने लगता है कि अमेरिका का $50,000 से ज़्यादा, मैंने आपको पढ़ाया था, पर कैपिटा डॉलर है, पर आमदनी है, पर व्यक्ति आय है $50,000 से ज़्यादा। हिंदुस्तान में कितना है? 1550, 1560, ठीक है, डॉलर पर प्रति व्यक्ति आय। हालांकि वो भी सही इंडिकेटर नहीं है, उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के, क्योंकि समाज में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, आपने एक औसत बना लिया है, वो भी एक इंडिकेटर नहीं। समाज में क्या क्या डिफरेंसेज हैं वो पर कैपिटा इनकम से शो नहीं होता है, समझ रहे हैं आप? क्योंकि वो पर कैपिटा इनकम में अंबानी भी है और गांव का गोकुलदास भी है, तो दोनों बातें नहीं होगी। फिर भी ये सब इकोनॉमिक्स के इंडिकेटर्स हैं, क्योंकि हमें तो कोई न कोई सूचकांक लेना पड़ेगा ना, पैमाना लेना पड़ेगा, जिसके आधार पर हम देश की अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे। तो हम क्या जान रहे हैं पीपीपी के मॉडल में? वो तो सच्चाई है। अगर आलू के हिसाब से देखेंगे तो क्या हो रहा है कि $1 बराबर 5 रुपया, लेकिन अगर वही एक्सचेंज रेट में करेंगे तो कितना हो जाएगा? $1 बराबर 75 रुपया, और आज बढ़ते ही जाता है। तो वो पैमाना नहीं है। तो हमारा देश क्या है? थर्ड इकोनॉमिक पावर है वर्ल्ड का, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। इसलिए हमेशा दिमाग जो है ना, आपको कभी सर झुकना नहीं चाहिए, गर्व से कहना चाहिए कि हम इस देश के बासिंदे हैं। पहला नंबर किसका है? चाइना का, दूसरे का अमेरिका का, तीसरा इंडिया, ये ध्यान रखिए। अब दोस्तों, तो इसलिए जो हमने 5वां पॉइंट लिखा है उसमें क्या है कि नीति आयोग का 5वां उद्देश्य क्या है कि टू पार्टिसिपेट इन ग्लोबल डेलिब्रेशन एंड डिबेट्स। अब जो विश्व स्तर पर आप जानते हैं बहुत सारे आर्थिक संगठन हैं। आप जैसे कि आपको मालूम है ब्रिक्स का नाम मालूम है कि नहीं आप लोगों को? तुमको मालूम है? चुप रहो तुम लोग। ब्रिक्स मतलब क्या होता है? व्हाट डज दिस इंडिकेट? ये अभी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, विकासशील देशों का एक बहुत बड़ा संगठन है। इसका मतलब क्या होता है? इसका फुल फॉर्म क्या है ब्रिक्स का मतलब? नहीं, किसी को मालूम है? कोई इंडिकेट कर सकता है? बी मतलब क्या होता है? आर मतलब? तो दोस्तों ये जो है अभी कल आपको क्लास में अभिषेक ने आपको G7 के बारे में बताया था। कुछ लोगों ने क्वेश्चन आंसर भी लिखे हैं। ये सब क्या है? ये G7 जो है पूरी तरह से डेवलप्ड कंट्रीज का, विकसित देशों का समूह है। और जो ब्रिक्स है उसमें कुछ डेवलप कंट्री भी हैं, जैसे रशिया को आप डेवलपिंग कंट्री तो ले नहीं सकते, ठीक है, ब्राजील को, और चाइना भी ऑलमोस्ट अब डेवलप कंट्री की तरह भी हो रहा है। साउथ अफ्रीका भी डेवलप कंट्री ही है, ठीक है। हिंदुस्तान उसमें भागीदार है। तो आप हिंदुस्तान की ताकत समझ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह के बहुत सारे संगठन हैं वर्ल्ड में, जिसके बारे में हम बारी बारी से विद द पैसेज ऑफ टाइम हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो इसमें ये नीति आयोग का जो 5वां जो उद्देश्य है वो क्या है कि विश्वव्यापी जो आर्थिक जो संगठन है, जो क्रियाकलाप है, उसमें भारत बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले और उनके जो विचार विमर्श होते हैं
उसमें भागीदारी सुनिश्चित करे और अधिक से अधिक अपने नेशनल इंटरेस्ट, मतलब नेशनल मतलब राष्ट्रीय हित। आपको मैंने उस दिन क्लास में बताया था फॉरेन पॉलिसी का क्या महत्वपूर्ण तत्व है कि टू इन्हांस द नेशनल इंटरेस्ट। अब नेशनल इंटरेस्ट में बहुत सारी बातें होंगी। सबसे पहले सुरक्षा की बात आएगी, आर्थिक क्रियाकलाप की बात आएगी। तो हर देश के विदेश नीति का पहला फंडामेंटल क्या है? अपने राष्ट्रीय हित की सुरक्षा करना या बढ़ावा देना। ठीक है, तो दोस्तों पांचवा जो पॉइंट है वो क्या है? जो विश्व स्तरीय जो संगठन है उसमें हिस्सेदारी करना, उसमें शामिल होना, उसके विचार विमर्श में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना, ताकि विश्व के देशों को लगे कि हिंदुस्तान एक ताकतवर कंट्री है, देश है। ठीक है, अब इसके लिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, एक और इंपॉर्टेंट जो इसका जो उद्देश्य है वो क्या है कि मिडिल क्लास। छठा पॉइंट, मिडिल क्लास टू। अब दोस्तों इसके तो नीति आयोग का बहुत सारे आप किताबों में पढ़ेंगे कि इतने ऑब्जेक्टिव या उसके उद्देश्य बताए गए हैं। आपको उतना समय नहीं है, उतना लिखने का आपको बताया भी नहीं जाएगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 250 वर्डों में कहा जाएगा। तो आप 2 पॉइंट और जोड़ दीजिएगा उसमें। और वो उद्देश्य क्या है? पहला है टू प्रमोट एंड इंगेज मिडिल क्लास। जैसा कि आप जानते हैं हिंदुस्तान आज की तारीख में इतना ताकतवर देश क्यों हो गया है, इसके पीछे आपको कुछ लॉजिक समझ में आता है? इसीलिए कि आज भी आप देखेंगे हिंदुस्तान के 20 से 25% लोग जो है ना गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यह है कि हम अफ्रीका के देशों के कोटि में हैं, जो सब सहारन कंट्रीज हैं, गरीब राष्ट्र हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये चित्र का एक पहलू है। दूसरा पहलू पॉजिटिव साइड क्या है कि हिंदुस्तान में 30 से 35 करोड़ मिडिल क्लास की उत्पत्ति हो गई है। और ये 30 से 35 करोड़ क्या है? अमेरिका की पूरी जनसंख्या के बराबर है, जिनके रहन सहन, जिनके खान पान, जिनके लाइफ स्टाइल अमेरिकन से किसी भी मामले में कम नहीं है, रूस के मिडिल क्लास से किसी मामले में कम नहीं है। हालांकि अगर आप कमजोर वर्ग की बात करेंगे तब तो सब सहारन कंट्री के पास पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, वहां पर हम फेल हो चुके हैं। हालांकि हम कोशिश कर रहे हैं, पहले जितना गरीबी रेखा के नीचे लोग रह रहे थे अभी नहीं रह रहे हैं। ठीक है, अभी लोग बहुत हजारों लाखों में एक आध लोग भूख से मरते होंगे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। जब आज़ाद हुए थे हम तो 94% लोग भूख के शिकार थे, भूखमरी के शिकार थे। तो उसके 70-72 साल में हमने बहुत ज़्यादा, जितना हमें करना चाहिए था उतना तो हम नहीं कर पाए चाइना की तरह। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने एकदम नहीं किए हैं। लेकिन जो हमारा जो इस 72 साल में जो उपलब्धि है वो क्या है? एक स्ट्रांग मिडिल क्लास, ताकतवर। और ये मिडिल क्लास क्या है? ये किसी भी मामले में किसी भी पश्चिमी देश के जनता से कम नहीं है। आप समझ सकते हैं कि पूरा अमेरिका का जितना आबादी है उतना हमारे देश के मिडिल क्लास की जनसंख्या है, 30 से 35 करोड़। और ये जो मिडिल क्लास है ये बाजार, विश्व के विभिन्न देशों के लिए बाजार का काम करता है। ठीक है, क्योंकि इनके कंजम्पशन बहुत हैं। अभी आप हिंदुस्तान में देखते होंगे इतने टीवी बिक रहे हैं, रेफ्रिजरेटर बिक रहे हैं। क्यों बिक रहे हैं? और सारे विश्व के जितने भी बड़े बड़े जो उद्योग हैं वो कोशिश कर रहे हैं हिंदुस्तान में लगाने के लिए। अभी देखिए कोरोना में सबसे ज़्यादा कार बिका है हिंदुस्तान में। आप यहाँ पर इस रोड पर जाइए, आप विजयनगर रोड पर आपको 15 से 20 जो है ना कार के मिलेंगे शोरूम, सभी कार के, वर्ल्ड के जितने भी कार हैं सबके शोरूम हैं यहाँ। और मैं सबको बारी बारी से पूछा हूँ, बोले साहब कोरोना काल में सबसे ज़्यादा कार बिका है हमारा। बोले क्यों? बोले कोई प्राइवेट वाहन से, सॉरी सार्वजनिक वाहन से कोई चलना नहीं चाहता कोरोना के डर से। बस में लोग बैठना पसंद नहीं कर रहे हैं। जिसकी जो आमदनी है 10 लाख की, तो 10 लाख की कार खरीद लिया है उसने। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास। तब नीति आयोग का काम क्या है? नीति आयोग का काम है कि इस मिडिल क्लास को अधिक से अधिक प्रोडक्टिव बनाया जाए। ठीक है, और इसी मिडिल क्लास में आप देखेंगे कि हमारे देश में जो अभी मैंने आपको उस दिन बताया था कि वर्ल्ड का 3रे नंबर का साइंटिफिक पूल है हमारे पास। तो ये साइंटिफिक पूल कहां पर है? इस मिडिल क्लास में। तो अगला पॉइंट जो हमारा है वो है कि टू इनहांस द पूल ऑफ साइंटिफिक ह्यूमन कैपिटल।
तो आप देखेंगे कि भाई गरीब गुरबा लोग जो हैं, कमजोर लोग हैं, तो उनको तो कोई 8वीं 9वीं पढ़ते हैं, उसके बाद में रोजगार में लग जाते हैं, उनके बीच से तो कोई एक आध निकलता होगा, लेकिन साइंटिस्ट टेक्नोक्रेट्स तो निकल नहीं रहे हैं। अधिकांश जो साइंटिस्ट और टेक्नोक्रेट निकल रहे हैं या बड़े बड़े डॉक्टर बन रहे हैं या विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट बन रहे हैं, वो कहाँ से निकल रहे हैं? मिडिल क्लास से। तो इस मिडिल क्लास को गेनफुल एम्प्लॉयमेंट देना, उनको इंगेज करना, ताकि हिंदुस्तान ब्रेन ड्रेन का शिकार नहीं हो। अब एक वर्ड आ गया, ब्रेन ड्रेन। अब ब्रेन ड्रेन का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक आदमी बताइए, आप इस तरह से लड़कियों की तरफ से बताओ, व्हाट इज दिस ब्रेन ड्रेन? ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है कि जहां पर कि, इसको लिख लीजिए आप, BRAIN DRAIN। इसका मतलब यह होता है कि आपके देश का, जैसे हमारा देश विकासशील देश है, तो यहां के जो अच्छे अच्छे जो ब्रेन हैं, मतलब टॉप क्लास के जो स्कॉलर हैं, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, वो जब हमारे देश के अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूशन देने के, मैंने पढ़ लिखने के बाद में कंट्रीब्यूशन देने की, योगदान देने की स्थिति में आए, तो वो अच्छे सैलरी, अच्छे वेजेस की वजह से अमेरिका चले गए, ब्रिटेन में घर बना लिया, ठीक है, पढ़े, यहां पर योग्य बनाया हिंदुस्तान ने उनको, और जब वो हिंदुस्तान समाज को कुछ देने की स्थिति में आए, तो वो क्या हो गया? भाग गए यहां से। दिस इज कॉल्ड ब्रेन ड्रेन। अधिकांश जो डेवलपिंग विकासशील देश है वो इस बीमारी से सफर कर रही है, और हिंदुस्तान भी सफर कर रही है। और इसी कारण से आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग अमेरिका में जाके बस गए हैं। मेरा भतीजा ही बस गया है वहां, दूसरे की मैं बात क्यों करूंगा। IIT कानपुर से पढ़ा था, जो कानपुर, ये इसने करोड़ों अरबों की लागत से जो हमने IIT यहां पर बनाए, तो क्या हो रहा है? IIT से पढ़ करके लोग, चूंकि उनका इंटरनेशनल मार्केट में बहुत डिमांड है, तो उसके बाद वो कोई विदेश में चले जाते हैं। कोई 40 लाख के पर जा रहा है, कोई 50 लाख, कोई 80 लाख, कोई 1 करोड़ के पैकेज पर जा रहा है। हिंदुस्तान में तो इतना पैसा मिल नहीं सकता है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड ब्रेन ड्रेन। तो ब्रेन ड्रेन को रोकने का काम भी नीति आयोग का जिम्मा है। आप समझ गए? किसी को कोई क्वेश्चन है? एनीबॉडी वांट्स टू आस्क मी क्वेश्चन, आई विल रिप्लाई, नहीं तो हम स्विच ओवर करेंगे दूसरे पॉइंट पर, H1B वीजा। लेकिन अपने देश के लोग, अपने देश की सरकार या विकासशील देश वाले नहीं लगा सकते हैं। वो तो लगा सकते हैं, वही उनको तो क्या होता है कि उनके जो लोकल जो लोग हैं वो चिल्लाते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में आपने देखा होगा कि एक समय ऐसा सिचुएशन आया था कि हिंदुस्तानी या कोई बाहर से जो वहाँ नौकरी करने के लिए जाते थे, तो वहाँ पर 2 4 10 लोगों की हत्या भी किया उन्होंने, लोकल लोगों ने, कि भाई ये बाहर से क्यों आए, ये हमारी नौकरी पर डाका डाल रहे हैं। और उनका तो फिर वहाँ के ऑस्ट्रेलियन सरकार को बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करना पड़ा, कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत करना पड़ा, ठीक है। उनको ये नहीं दिखा कि विदेश से जो इतने विद्यार्थी जो ऑस्ट्रेलिया पढ़ने आ रहे हैं, वो तो नहीं दिख रहा है भाई। उसका अगर मान लो कि हमारे देश के विद्यार्थी अगर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या ब्रिटेन में पढ़ने आ रहे हैं, तो नुकसान किसका हो रहा है? हमारे देश की इकोनॉमी का नुकसान हो रहा है। यहाँ पर यहाँ के गार्जियन को 50-50 लाख, 1-1 करोड़ रुपया पैसा देना पड़ रहा है। तो वहाँ तो उनको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब वहाँ यहाँ का बच्चा वहाँ पढ़ने के बाद जब वहाँ नौकरी जॉब मांगता है, तो फिर वो विरोध करते हैं, भाई अपने देश जाओ, तो हमारे नौकरी पर डाका मत मारो। और इसके कारण से ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत खून खराबा भी हुआ, आपने सुना होगा, आज से 4-5 साल पहले जी। अब थोड़ा कमी आई है उसमें, क्योंकि वहाँ की सरकार ने बहुत सख्ती कर दिया है। यहाँ भी कर सकता है, जैसे कि अब अभी सरकार ने नियम बना दिया है कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए डॉक्टर बनता है, तो आप जहाँ देखते हैं कि प्राइवेट कॉलेज में अगर आप पढ़ते हैं और सरकारी कॉलेज में पढ़ते हैं, तो कितने का अंतर है, बहुत ज़्यादा, जमीन आसमान का अंतर है। ये सारा पैसा कौन बियर कर रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। और जब ये नौकरी करने लायक होते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं हम तो विदेश जा रहे हैं, या हम शहर में ही प्रैक्टिस करेंगे। तो सरकार ने तो बहुत सारे, राज्य सरकारों ने तो नियम बना दिया कि 3 साल तक आपको गाँव देहातों में आपको काम करना होगा। अब पालन हो रहा है उसका। और कुछ सरकारों ने तो ये कह दिया कि ठीक है, अगर आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो पहले बॉन्ड भरो कि 3 साल तक हमारे यहाँ काम करना होगा, या 5 साल तक, उसके बाद ही आप कहीं जा सकते हो। तो इस तरह के मैंने विकासशील देश भी कर सकते हैं। अब चूंकि हमारे देश में क्या है
कि प्रजातांत्रिक देश है, यहाँ पर बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, कहना नहीं चाहिए, अब ये लेक्चर हो रहा है, ठीक है। तो इस कारण से बहुत सारी जो निहित स्वार्थ तत्व हैं वो आगे नहीं बढ़ पाती बात को। हमारा देश चाइना की तरह एकाधिकारवादी देश तो है नहीं, ठीक है। यहाँ तो समाज जो है ना खंड खंड में विभाजित है, विभिन्न प्रकार के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, ठीक है। तो सब अपने अपने स्वार्थ के साधन में लगे हुए हैं। तो सरकार अगर कोई बढ़ चढ़ के बात करे कि नहीं डॉक्टरों को 10 साल तक यही काम करना होगा, तो उसके लिए जो वहां पर बहुत सारे मंत्री परिषद में मंत्री बैठे हुए विरोध कर देंगे। क्यों? कि वो किसी इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां, आप ध्यान रखिएगा, किसी इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने के वोट मिलने के कारण वो मंत्री बना हुआ वहां, ठीक है। तो वो नहीं जाएगा। अब उनमें से बहुत सारे मंत्रियों के बच्चे जो हैं डॉक्टर हैं, उनके रिश्तेदार भी डॉक्टर हैं, वो हल्ला हंगामा मचाएंगे, आप समझ रहे हैं। तो हमारे देश में शासन व्यवस्था करना बड़ा कठिन काम है, फिर भी चल रहा है। अब चलते हैं नीति आयोग का गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है, ये किन सिद्धांत पर काम करता है। नीति आयोग कौन कौन से इसके प्रमुख सिद्धांत हैं जिस आधार पर ये काम करता है, ठीक है। तो पहला है अंत्योदय। अंत्योदय का मतलब क्या होता है? जो सबसे निचले तबके का आदमी है उसको ऊपर उठाना, दिस इज कॉल्ड अंत्योदय। अंत्योदय जो सबसे समाज के जो सबसे निचले तबके के व्यक्ति है उसको ऊपर उठाने के लिए काम करना। जैसे कि आपने देखा होगा हिंदुस्तान में अंत्योदय कार्यक्रम भी चलाया गया था, ठीक है, आपको याद होगा। उसके बाद अभी मनरेगा कार्यक्रम जो चल रहा है बेसिकली वो अंत्योदय कार्यक्रम ही है, जिसमें कि गरीब मजदूरों को 100 दिन के रोजगार मिलने की गारंटी दे दी गई है। अब कांग्रेस सरकार ने 2013 में गारंटी दे दिया, ठीक है। दूसरा क्या है? रिजर्वेशन तो है ही, वो तो है ही, लेकिन ये तो पहले ही से चल रहा है रिजर्वेशन। नीति आयोग की बात कर रहा हूं मैं यहां, ठीक है। अब दूसरा क्या है? इंक्लूजन। इंक्लूजन का हिंदी क्या होगा? समावेशी। समावेशी मतलब हिंदी मतलब क्या होता है? नीति आयोग का कहना यह है कि आप अगर विकास कर रहे हैं तो टुकड़े में विकास नहीं कर सकते, आपको समग्र विकास करना होगा। मतलब यह नहीं होगा कि मिडिल क्लास का विकास होगा और लोअर क्लास का विकास नहीं होगा, या अपर क्लास का विकास हो रहा है, या डॉक्टर इंजीनियर का या प्रोफेशनल का विकास हो रहा है, और वेज अर्नर जो है, जो फैक्ट्री में जो काम करने वाले मजदूर है, उसका विकास नहीं हो रहा है। नो, देन दैट विकास विल बी लोपसाइडेड, एक पक्षीय हो जाएगा, ठीक है। तो नीति आयोग कहता है कि ऐसा विकास होना चाहिए जो समावेशी हो, मतलब सबको लेकर चले, ठीक है। तीसरा क्या है? जनता की भागीदारी या पीपुल्स पार्टिसिपेशन। जो मैंने अभी आपको बताया कि नीति आयोग ये बात करता है, जैसे मैंने स्टेट और केंद्र की बात किया था, तो नीति आयोग का ये जो मेन फोकस है वो है कि जो भी योजना बने या जो भी पॉलिसी फॉर्मुलेशन हो या जो नियम बनाए जाएं उसमें अधिक से अधिक जनता की भागीदारी हो, उनसे पूछा जाए। उनका हर लोकल, हर क्षेत्र का एक अपना स्पेसिफिक प्रॉब्लम होता है, और वो प्रॉब्लम कोई दिल्ली से आप जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए वहां के बासिंदों से पूछिए, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करिए, तभी ये हम देश के सर्वांगीण विकास कर सकते हैं या हिंदुस्तान को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसा कि नाम से लिखा है, ट्रांसफॉर्म मतलब क्या होता है? व्हाट डज दिस मीन? पूरी तरह से परिवर्तित कर सकें, ठीक है। अब परिवर्तन क्या होगा? सबको मालूम है कि हमारा एक देश गरीब राष्ट्र है, सबको मालूम है कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, ये तो है। अब परिवर्तन होगा किस लिए? तो जैसे कि सरकार ने अभी कहा कि 2022 तक हम किसानों को उनका जो पर कैपिटा आमदनी है, पर व्यक्ति आमदनी, उसको डबल कर देंगे, हम किसी को मुनाफे का सौदा कर देंगे, हम घाटा का सौदा नहीं रहने देंगे। ये सब ट्रांसफॉर्मेशन के भाग हैं, ठीक है। और सरकार ने क्या कहा कि हम कृषि में जो जीडीपी का, जो उस दिन मैंने आपको बताया था, जो अभी जो 14% जो हिस्सा है उसको हम बढ़ा करके 20% करेंगे। जबकि आपको मैंने बताया कि ये जो
आर्थिक जो सिद्धांत है, विश्व के जो आर्थिक सिद्धांत हैं उसके जस्ट उलट है। ठीक है, क्यों उलट है? क्योंकि आप देखते होंगे कि जो देश विकसित होते जाता है उसमें कृषि की भागीदारी कम होती जाती है। जैसे कि अभी चाइना में, ये आपको मैंने बताया था कि अब चाइना में जीडीपी का जो एग्रीकल्चर या उसके एलिड एक्टिविटीज जो हैं, एग्रीकल्चर जब हम कहते हैं तो एलिड एक्टिविटी आप समझिए, ठीक है, मतलब पशुपालन, डेयरी पालन, वानिकी माने फॉरेस्ट्री, दोज थिंग्स व्हिच आर कनेक्टेड विद द लैंड, दैट इज कॉल्ड, दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, इसको आप बार बार उतना रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो जब हम एग्रीकल्चर करते हैं तो ये सब बातें आप समझिए। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं चाइना में कि अब 9% ही मात्र उनके जीडीपी में एग्रीकल्चर से नहीं, उनका शेयर है, भागीदारी है, जो बहुत कम है। ठीक है, हमारे देश में अभी 14% है। आजाद जब जो देश हुआ तो लगभग 79% था। ठीक है, तो अब सरकार क्या कह रही है कि हम 20% तक बढ़ाएंगे, जबकि आपको पता है कि अमेरिका में, ब्रिटेन में, चाहे दूसरे जगह विकसित देश में क्या हो रहा है, जो समाज विकसित होता जाता है त्यों एग्रीकल्चर की हिस्सेदारी जीडीपी में घटती जाती है और जो जनता है वो भी एग्रीकल्चर से उस पर निर्भरता कम होता जाता है। लेकिन सरकार ने क्या पाया कि इतने 72 साल के योजना के बाद भी अभी भी हमारे देश में 47% लोग जो हैं उनका जीविकोपार्जन का साधन क्या है? एग्रीकल्चर, कृषि है। तो जो रोजगार के साधन हैं, अब पब्लिक सेक्टर तो रोजगार साधन मुहैया कराने में पूरी तरह से फेल हो गई। मैंने आपको डेटा बताया था उस दिन। ठीक है, जिस तरह से जिस पैमाने पर हमने पैसे लगाए, पूंजी लगाए, हालांकि दूसरे क्षेत्रों में उसने बहुत बढ़ोतरी किया, हमको सेल्फ रिलायंट किया, हम आत्मनिर्भर बने बेसिक इंडस्ट्री के मामले में, ये सब बातें सही है। लेकिन एज फार एज द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज कंसर्न, वहां पर हम फिसड्डी साबित हुए। तो इसलिए सरकार ने क्या कहा, अब चूंकि सरकार के पास इतना पैसा तो है नहीं कि वो अमेरिका की तरह इंडस्ट्री लगाए, ठीक है, और उसमें करोड़ों अरबों रुपए लगते हैं, लेकिन कृषि में कम पैसे लगाने के बाद में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दिए जा सकते हैं। तो दोस्तों, तीसरा पॉइंट क्या कहा मैंने? जनता की भागीदारी। चौथा पॉइंट क्या है? गवर्नेंस। गवर्नेंस मतलब क्या होता है? शासन। शासन, इसके मतलब क्या होता है? अभी भी शासन चल रहा है, लेकिन जो नए नए जो प्रयोग हो रहे हैं, जो अभिनव प्रयोग होते हैं, या सरकार अभी हम लोगों को कहती थी कि आप कोई भी ऐसा जो नवाचार बताइए, नए प्रयोग जिसमें कि जो गवर्नमेंट की या शासन व्यवस्था की इफिशिएंसी मतलब दक्षता और ज़्यादा बढ़ सके। ठीक है, जैसे ई गवर्नेंस है, वो भी जो है ना इसका आपको नवाचार में आएगा। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के जो नवाचार हैं उसका प्रयोग किया जाए, ताकि जो अभी जो शासन में अभी देखते हैं कोई काम होता है, कोई पुल पुलिया बनाने का हमने रखा, उसको साल भर का टाइम, वो पूरा होता है 5 साल में, उसका कॉस्ट स्केलेशन हो जाता है, वो फिनेंशियली डिफीटिंग हो जाता है, मतलब जो हम उससे फायदा समझते हैं उससे ज़्यादा नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो वो नहीं होना है। और एक पॉइंट और है, विलेज। जो गांधी जी का जो था कि ग्राम स्वराज की अवधारणा, ठीक है, तो ये जो नीति आयोग है वो विलेज पर भी फोकस करता है, गांव पर। ये क्या है? जैसे कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन मैंने आपको पढ़ाया था, पंचायती राज व्यवस्था, उसमें कांग्रेस शासन में क्या हुआ था, उन्होंने 11वीं और 12वीं सूची किया था। 11वीं सूची में कितना सब्जेक्ट रखा था? अभी अभिषेक ने क्वेश्चन भी आंसर भी लिखा है, 29 सब्जेक्ट, और 12वीं अनुसूची में 18 सब्जेक्ट। 12वीं अनुसूची कॉरपोरेशन से रिलेटेड है और 11वीं सूची जो है जिला पंचायत से रिलेटेड है। ठीक है, तो अब इस विलेज को, ग्राम व्यवस्था को ऐसा मजबूत करना है जिसमें कि वो पहले की तरह कम से कम बाहरी एजेंसी पर निर्भर हो सकें। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताया। 2 पॉइंट और मैं जोड़ना चाहता हूं इसमें, और वो क्या है? एम्पावरिंग, महिलाओं को सशक्त करना।
हाँ, इसी में आप जोड़ दीजिए महिलाओं को सशक्त करना और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और जो वुलनरेबल कम्युनिटी है, मैंने जो कमजोर पक्ष के लोग हैं, जैसे मैंने आपको एक दिन बताया था वुलनरेबल मैपिंग क्या होता है, जो इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के पहले करता है। तो जो समाज के जो कमजोर तबके के लोग हैं, जो वुलनरेबल क्या होता है, दोज पर्सन्स हु आर एट द हाईएस्ट रिस्क ऑफ द सोसाइटी। मतलब क्या हुआ, मान लो कोई बीमार आदमी है, अगर मान लो कोई पेंडेमिक हुआ, अभी जैसे कोरोना चल रहा है, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट किसको कर रहा है? जो पहले ही से दवाई गोली खा रहा है, जो क्रोनिक डिजीज का शिकार है, तो ही इज एट द हाई रिस्क ऑफ कोरोना। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर जो पहले से स्वस्थ है, हालांकि वो भी मर सकता है, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम है। लेकिन चांसेस सबसे ज्यादा किसके हैं? कि जो पहले से दवाई गोली खा रहा है और क्रोनिक, किसी न किसी क्रोनिक बीमारी के शिकार है और उसके बाद उसको कोरोना हो गया, तो वो क्या है, उसके मरने की संख्या, संभावना, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। दिस इज कॉल्ड वुलनरेबिलिटी या वुलनरेबल कम्युनिटी। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? अब ये वुलनरेबिलिटी को किसी भी जगह हम लगा सकते हैं। सपोज किसी का मकान, गरीब गुरबा, किसी कमजोर का मकान लो लैंड एरिया में है, ऐसी जगह में जहां पर कि नदी बहती है, वहां पर उसका घर है, या तटवर्ती इलाके में, समुद्र के किनारे में। अब मान लो साइक्लोन होगा, तो सबसे ज्यादा इफेक्टेड कौन होगा? आपने टीवी वगैरह में भी देखा होगा, हजारों लोग मर जाते हैं। अभी बाढ़ होगा तो जो लो लैंड इलाके में है, सबसे पानी भर जाता है, वो बेघर हो जाते हैं, ठीक है, और बहुत सारे लोग मर भी जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड वुलनरेबल कम्युनिटी, माने दोज पर्सन्स हु आर एट द हाई रिस्क। अब रिस्क किसी भी फैक्टर का हो सकता है। मैं समझता हूं कि इतना काफी है, ठीक है। अब दोस्तों, इसका जो लास्ट जो पॉइंट है वो है मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। जब आपको क्रिटिकली एनालिसिस करने के लिए कहेगा तो आपको मूल्यांकन भी लिखना पड़ेगा, माने क्रिटिसिज्म भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक नेता ने कहा, विरोधी दल के नेता ने, कि ये नीति आयोग का जो गठन हुआ है और जो योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है, उसके पीछे मंशा ये है कि आर्थिक जो क्रियाकलाप है उसको अनरेगुलेट कर देना। जैसे प्लानिंग कमीशन रेगुलेट करता था ना आर्थिक व्यवस्था को, तो उसका जो मकसद है सत्ता पार्टी का, वो क्या है? अनरेगुलेट कर देना, मतलब फ्री फॉर ऑल। ये शिकायत है, ये क्रिटिसिज्म है। अब ये कितना, ये तो गवर्नमेंट ने अभी किया नहीं है। अभी हमारे देश की अर्थव्यवस्था ऐसा नहीं हो गया है कि अनरेगुलेटेड हो गया है, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि जैसे आपको मैंने बताया कि योजना आयोग क्या करता था? पैसे देता था। ये क्या कर रही है? नहीं दे रही है। इसके पास में 2 हब बनाए हुए हैं, और वो 2 हब क्या है जो मैं आपको कहना भूल गया था, और वो है एक तो हब मतलब रिसर्च। ये 2 हब जो है वो नीति आयोग के अधीन में काम करते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा लोग एक्सपर्ट के रूप में, जो विभिन्न फील्ड के एक्सपर्ट हैं, वो इसमें काम करते हैं, जो नीति आयोग को समय समय पर सलाह देते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ जो मैं भूल गया, वो आपको लिखना जरूरी है कि इसका कंपोजिशन क्या होता है। ये पहले इवैल्यूएशन से पहले मैं 2 मिनट आपको और लूंगा। कंपोजिशन और इसके बनावट क्या है? इसका जो हेड होता है नीति आयोग का, जैसे योजना आयोग में होता था प्राइम मिनिस्टर होता है हेड, पीएम, ठीक है। इसमें 4 मेंबर और होते हैं कैबिनेट के, ठीक है। कैबिनेट के 4 मेंबर जो है ना, एक्स ऑफिशियो पद मेंबर होते हैं, और इसके अलावा सारे स्टेट के मुख्यमंत्री, और जहां जहां यूनियन टेरिटरी में असेंबली है, जैसे कि अभी जेके का भी हो गया, जम्मू कश्मीर का, पुडुचेरी या दिल्ली, तो इसके सीएम होते हैं, ठीक है। तो ये सारे मेंबर होते हैं, और कैबिनेट के 4 जो महत्वपूर्ण जो मिनिस्टर्स हैं वो सब इसके मेंबर होते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा इनवाइटीज, विशेष रूप से आमंत्रित सदस्य भी होते हैं, जिसको कि प्राइम मिनिस्टर आमंत्रित कर सकता है। इसके अलावा एक डिप्टी
चेयरमैन भी होता है जो पूर्णकालिक होता है, ठीक है। अभी डिप्टी चेयरमैन कौन है नीति आयोग का, बताइए, आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। हाँ, राजीव कुमार। पीएम तो चेयरमैन है, डिप्टी चेयरमैन ये कैबिनेट रैंक का मंत्री का इनका दर्जा होता है, किसको, डिप्टी चेयरमैन का, ठीक है। अब दोस्तों इसके अलावा वो सब मैंने बता दिया आपको। तो स्पेशल इनवाइटी, आमंत्रित सदस्य जिसको कहते हैं, यह चीज आपको ध्यान रखना है। अब इसके अलावा हम आते हैं मूल्यांकन पर, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, आई एम एक्सीडिंग माई टाइम। तो दूसरे टीचर कहते हैं कि साहब हमारा टाइम आप, पहला जो योजना आयोग में आपने क्या देखा था कि वो पैसे आवंटित कर देती है। अब ये इसमें क्या हो रहा है कि ये टेक्नोक्रेट्स और रिसर्चर और जो बड़े बड़े जो स्पेशलिस्ट हैं उनका इन्होंने एक बहुत बड़ा केंद्र बनाया हुआ है। लेकिन जहां तक आर्थिक या पैसे देने की बात है वहां पर ये नीति आयोग शून्य है, ठीक है। तो वो हो गया है टीथलेस टाइगर, ठीक है। अब योजना आयोग जो था वो तो सुपर कैबिनेट हो गया था, ठीक है। अब यहां पर ये सब बात नहीं है, इट इज एन एडवाइजरी बॉडी। ये इसका कोई मतलब जो है कंपल्सन नहीं है कि उसकी बात को सुने या ना सुने, ठीक है। तो इट इज एन एडवाइजरी को क्या बोलेंगे हिंदी में, सलाह देने वाली संस्था है, माने इट्स डिसीजन इज नॉट बाइंडिंग अपॉन एनी इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। एक जो फोकस था कि इलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, जो मैंने आपको बताया था अभी कि गरीबी हटाओ, अब इंदिरा गांधी भी शुरू किया था 1971 में, अभी की सरकार भी कर रही है। नीति आयोग का भी उद्देश्य है कि गरीबी को हटाए। मैंने अभी कहा था कि महिलाओं को एम्पावरमेंट, मैंने सशक्तिकरण, कमजोर वर्गों में जो अनुसूचित जाति जनजाति और जो वुल्नरेबल या कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको सशक्तिकरण। तो क्या वो सशक्तिकरण हो पाया 6 साल में? क्यों 2015 में बना ना, अभी 2021 हो रहा है। हालांकि ये पीरियड बहुत कम है तो इसीलिए हम कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारे जो आलोचक हैं वो ये क्या कह रहे हैं कि इसमें अभी तक ये कारगर सिद्ध नहीं हो पाया है। दूसरा जो इसका एक मकसद था पीपुल्स पार्टिसिपेशन, जो मैंने अभी आपको बताया, जनता की भागीदारी। तो जनता की भागीदारी हम क्या देखते हैं, बहुत कम, मिनिमम। किसी को पता नहीं कि क्या नीति आयोग है, क्या है, नहीं है, कौन से काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो वो कुल मिलाकर एक ब्यूरोक्रेटिक एक्सरसाइज हो गया है, ठीक है। हालांकि धीरे धीरे इसके इफेक्ट, जो इसके प्रभाव सामने आते जाएंगे जो जो समय बीतेगा। अभी तो बहुत कम समय हुआ है, ठीक है। तो ये सब बातें आपको लिखना है। अब जहां तक इसका एक लक्ष्य और भी था कि यूज टेक्नोलॉजी फॉर ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, जो मैं आपको उसमें ऑब्जेक्टिव में लिख लेना कि पारदर्शिता के लिए अधिक से अधिक तकनीकी का प्रयोग, जो मोदी सरकार अभी कर रही है। जो उद्देश्य में मैंने अभी लिखवाया था ना, तो एक पॉइंट छूट गया है कि पारदर्शिता के लिए शासन में, प्रशासन में पारदर्शिता के लिए अधिक से अधिक तकनीक का प्रयोग, टेक्नोलॉजी का प्रयोग। तो वो पॉइंट नोट कर लीजिए। तो हम देख रहे हैं कि अब जैसे मेक इंडिया हो गया, जैसे स्किल इंडिया हो गया, ये सारे चीज जो गवर्नमेंट जो ई गवर्नेंस के तहत में काम किया है या बहुत सारी योजना बनाए हैं। तो अभी मेक इंडिया में क्या देख रहे हैं हम, क्या वो चाइना के टक्कर का आ गया? क्या चाइना, हमने ऐसा काम किया कि वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का काम करे, जो मैंने पहले की वीडियो में बताया था, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। अब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? मतलब यह होता है कि ऐसा सामान हम बनाएं जो हम पहले से विदेश से ला रहे हैं, तो उसमें हमको फॉरेन एक्सचेंज पैसा खर्चा करना पड़ता था, अब हम देश में ही बना रहे हैं ताकि हम विदेश से वो सामान आयात ना कर सकें। तो दिस इज कॉल्ड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, आयात का विकल्प। हिंदी में सब्स्टिट्यूशन को विकल्प कहेंगे। तो क्या विकल्प हमने तैयार कर लिया? क्या मेक इंडिया जो है ना इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का एक माध्यम हो गया?
अभी नहीं हुआ है, कुछ हद तक हुआ है, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है। क्यों? कि अभी भी चाइना से हमारा एडवर्स बैलेंस ऑफ ट्रेड चल रहा है। हम $15 बिलियन निर्यात कर रहे हैं और वो हमारे देश में $65 मिलियन से ज़्यादा का निर्यात कर रहा है, हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने का गैप है, और जब गैप है तो इसको क्या बोलते हैं? हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, जो व्यापार का संतुलन है, वो क्या है? चाइना के पक्ष में है, हमारे देश के पक्ष में नहीं है। तो अभी सरकार जो स्किल इंडिया या मेक इंडिया जो काम किया और नीति आयोग इस पर जोर शोर से लगा हुआ है, तो इसमें क्या हमें सफलता मिल गई? अभी नहीं मिली है, समय के साथ मिलेगा। और प्रधानमंत्री भी कोशिश कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की ओर, ठीक है। तो ये करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि हमारा, अभी आपको पता है हमारे पास में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है, मालूम है आपको? वर्ल्ड में 4थे नंबर के कंट्री हैं हम। पाकिस्तान टीवी की बात कर रहा हूं मैं, परसों ही सुना हूं मैं, ठीक है। $600 बिलियन से ज्यादा हमारे पास में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जबकि पाकिस्तान के पास में मात्र $13 बिलियन है, और बांग्लादेश के पास में $43 बिलियन है, और हमारे देश के पास कितना है? $600 बिलियन। ठीक है, ये क्या पहले इतिहास में हुआ था क्या? ठीक है, तो वो तो अपनी जगह एक पॉजिटिव साइड है, लेकिन अभी भी हमें बहुत हद तक आगे काम करने की जरूरत है ताकि हम विकसित राष्ट्र की श्रेणी में पहुंच सकें। तो क्या नीति आयोग अभी तक किया क्या? अभी तक इसकी सफलता साबित नहीं की जा सकती है, लेकिन फिर भी ये कोशिश में लगी हुई है। ठीक है, 10-15 साल जब इसके ड्यूरेशन हो जाएंगे, तब जाकर के इसका पूर्ण मूल्यांकन किया जा सकेगा। जैसे योजना आयोग को 65 साल चलने के बाद में लोगों ने मूल्यांकन करना शुरू कर दिया, या उसके पहले 25-30 साल के बाद ही, यार पब्लिक सेक्टर जब बहुत ज़्यादा घाटे में चल रहा है और देश को नुकसान हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के मामले में हम जो है फिसड्डी साबित हो रहे हैं, हमें हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ रहा है, हम आयात हुए सामान को पैसा नहीं दे सकते, तो ये सब फैक्टर्स सब सामने आ गया। तो अभी हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि नीति आयोग का अभी कितना ज़्यादा हमारे सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक क्षेत्र में योगदान रहा है, और ये कहाँ तक, किस हद तक सफल हुआ है। यही लाइन लिखना है एग्जाम में, एंटी गवर्नमेंट नहीं लेना है, ध्यान में रखना, ठीक है। बिकॉज यू आर गोइंग टू द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, सो नोबडी विल टॉलरेट दैट इफ यू गो अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ठीक है, देन यू विल नॉट बी द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट और सिस्टम। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना है। अपने जगह बहस करने के लिए अलग मुद्दा है, लेकिन सिंस इट इज ए क्लास, तो हम उस पर बहस ज़्यादा नहीं करेंगे, बिकॉज यू आर गोइंग टू द पार्ट ऑफ द सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द डे। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।